ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कोरोना की वर्तमान स्थिति देश में क्या है, तीसरी लहर के बारे में भी हम अपने डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। साथ ही आपके प्रश्न होंगे, आपकी जिज्ञासाएं होंगी जो संबंधित होंगे कोरोना से, कोरोना की लहर से, वैक्सीनेशन से। इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासाएं शांत करेंगे। आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और सुनने वाले तमाम देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी डॉक्टर, हम लगातार इस कार्यक्रम को पिछले 2 साल से कर रहे हैं और इसमें तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं जिन्हें हम अपने विशेषज्ञ के माध्यम से शांत करते आ रहे हैं। अब एक जिज्ञासा और एक प्रश्न जो है सबके मन में ये है कि वो है तीसरी लहर के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत हम आज यहीं से करेंगे। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर अब हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तैयारियां हमारी कैसी हैं और अब इससे हमें किससे निपटना होगा और ये किस आयु वर्ग के लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर पीयूष जी, सबसे पहले ये समझें कि यह बीमारी क्या है और कितने लोगों तक को होगा जिसके बाद की इम्यूनिटी लोगों की होगी। देखिए, इस बीमारी में ये एक नई बीमारी है और एक एपिडेमियोलॉजी का एक सिद्धांत है कि जब कभी भी एक वर्जिन कम्युनिटी में, ऐसी कम्युनिटी जिसमें कि कोई बीमारी अगर नहीं हुई हो, कोई नई बीमारी है, तो जब तक 80% लोग उस बीमारी से इम्यून न हो जाएं, तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब एक समूह की इम्यूनिटी, जिसमें जो बाकी बचे नॉन इम्यूनाइज लोग भी उस इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो जाएं, यानी कि उस बीमारी से होने से बच जाएं। अब इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर में जब तक कि 2 तरह से इम्यूनिटी हो सकती है, या तो वैक्सीनेशन के माध्यम से और दूसरा यह है कि पहले से जो इन्फेक्ट हो गए हैं लोग उसके माध्यम से। अभी जो इंडिया में जो सेरो कन्वर्सन स्टडी हुई हैं, उनके अनुसार ये पाया गया है कि लगभग 60 से 70% तक जो अलग अलग एज ग्रुप में और अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं इस बीमारी से इम्यून हो चुके हैं। यानी कुछ लोग ऐसे जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे जिनको कि वैक्सीनेशन की वजह से ये इम्यूनिटी आई है। तो अभी भी वो सब लोग जो कि बाकी बचे हुए 30 से 40% लोग जो कि ना ही इम्यून हैं वैक्सीनेशन के द्वारा और ना ही उनको पहले क्लिनिकल या सब क्लिनिकल वे में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सभी लोग इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, यानी उनमें यह इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में वो लोग हैं जैसे कि सबसे पहले जो ससेप्टेबल में जो बुजुर्ग लोग थे, फिर जो बुजुर्ग लोग में जब सभी ज्यादातर लोगों को हो गया तो फिर यंगस्टर्स हुए। तो ऐसा कहा जाता था कि जो अब जो है बच्चों की बारी है। मैं थोड़ा सा मतभिन्नता रखूंगा बाकी जो आम जो बात कही जाती है, क्योंकि जो बच्चे लोग जो है वो सब क्लिनिकल वे में ज्यादातर वे में इन्फेक्टेड थे, चाहे वो बड़े लोग बड़े बुजुर्ग के माध्यम से घर तक पहुंचा हो या जो हमारी जो मोबाइल जो है जो वर्किंग एज ग्रुप वाले लोग हैं उनमें इन्फेक्शन के माध्यम से। तो इसमें 2-3 मोटी बातें समझने के लिए। सबसे पहले ये कि तीसरी लहर में एक बार और जो 30-40% लोग जिनमें कि सेरो कन्वर्सन नहीं हुआ है, उन लोगों में वो लोग ससेप्टेबल हैं और वो लोग जब कभी भी प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस टिल द टाइम की सभी लोग इम्यूनाइज न हो जाएं, अगले 20 से 20% लोग, तब तक वो लोग ससेप्टेबल हो सकते हैं। नंबर 1 ये बात। नंबर 2 ये बात कि इस बात को लेकर के हमें सिर्फ सतर्क रहना है, ज्यादा परेशान होकर के जो कहते हैं पैनिकी वाली स्थिति में नहीं आना है, क्योंकि यह बात सोचने में बहुत बुरा लगता है कि जो छोटे बच्चों को हो जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी। तो जो ग्रॉसली देखा गया है कि जो छोटे बच्चों को अगर ये हो भी जाता है तो बहुत माइल्ड सब क्लिनिकल फॉर्म में रहता है, और दूसरा ये कि जिन बच्चों को होता है
और बहुत सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बात हो गई। और तीसरी लहर से बचने के लिए जो आपके सवाल का सबसे इम्पोर्टेंट ये तरीका था। देखिए, लहर का क्या मतलब होता है? लहर का ये मतलब होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर में लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए, जिससे कि हमारे जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो पूर्ण तौर पर संतृप्त हो जाए। तो जो लोग हैं बिना इलाज के जो परेशान हो जाते हैं, तो वो स्थिति उस केस में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि धीरे धीरे जो वैक्सीनेशन चल रहा है, धीरे धीरे जो कम अवस्था में इक्का दुक्का लोगों को हो रहा है, तो वो धीरे धीरे अगर सने रूप से अगर हम लोग करें तो ये तीसरी लहर नहीं होगी और धीरे धीरे जो 10-20% और लोग होकर के ये खत्म हो जाएगा। तो किसी भी तरह से वो दुःस्वप्न की तरह हमारे जीवन में नहीं आएगा। डॉक्टर पीयूष, हम तीसरी लहर की बात को कुछ इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। क्या अगर मामले बढ़ते हैं, क्या केसेस अगर देश में बढ़ते हैं, तो क्या ये उन लोगों की वजह से बढ़ सकते हैं जो कि इम्यूनाइज्ड नहीं हुए हैं? देखिए, अब वही लोग होंगे। अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं कि जो लोग इम्यूनाइज चाहे पहले इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीनेशन के द्वारा, तो उन लोगों में इन्फेक्शन होता भी है तो वो गंभीर बीमारी का रूप नहीं लेता, जिसके लिए कि हम लोग वरीड नहीं। कोविड-19 में हम लोग क्यों परेशान होते हैं? इससे परेशान होते हैं कि सांस ये हो जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। 2-3% लोग जो इससे जो होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन लोगों में हल्की फुल्की सर्दी खांसी के द्वारा ये निकल जाता है तो उसके लिए तो परेशान होने की बात ही नहीं रहती है। तो अभी जो आपका ये सवाल हुआ, तो ये 30-40% लोगों के द्वारा जो है की वजह से नहीं फैलेगा, बल्कि ये उन लोगों की वजह से फैलेगा जो कि गैर जरूरी जो सुरक्षा संबंधित जो सारे जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क लगा करके जाना हुआ, पर्सनल हाइजीन का ध्यान में रखना हुआ, इसका वो लोग जो है पूर्ण तौर पे पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बार बार आपकी कम्युनिटी में छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में आएगा। री इन्फेक्शन का अभी तक कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, बट जो इससे भी बचाव रखने की आवश्यकता है। जी, हम इस पे चर्चा अपनी आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले जो श्रोता हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से हरीश प्रसाद। हरीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं हरीश जी? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये एलर्जी टाइप की शरीर में हो रहा है, ये नीम के पत्ते खाने से मतलब सही हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है, अगर हम इसको थोड़ा सा ले लें तो ये अगर जानना चाहते हैं कि क्या जो दूसरे तरह के इम्यूनिटी बढ़ाने के जो ट्रीटमेंट होते हैं उससे जो है क्या कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं? देखिए, अभी तक जो अध्ययन जो है वो कभी भी ये इस बात को किसी भी ये नहीं है कि कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स के द्वारा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ सकता है, चाहे वो नीम के पत्ते हों या कोई आयुर्वेदिक दवाइयां हों। इस बात के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इम्यूनिटी मैं बार बार कहना चाहूंगा, बड़े जोर से कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि देश के तमाम लोग जो है इसको याद रख लें कि इम्यूनिटी एक दीर्घकालीन निवेश है और वो एक दिन में न बढ़ सकता है न घट सकता है। इसके लिए आपको लंबे समय तक अच्छा भोजन, नियमित एक्सरसाइज और बुरी आदतों से बचना होगा। और जिन लोगों को डायबिटीज या फिर और दूसरी बीमारी है, डायबिटीज को नियंत्रण में करना होगा। 2-4-5 विटामिन की गोलियां या फिर कोई और हर्बल या डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से आप किसी भी तरह से आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो। हाँ धर्मवीर जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं आज आप? नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं 2 बातें पूछना चाहूंगा। अभी आपने ही बताया कि निजी पर्सनल हाइजीनिक का मतलब है हम लोग तो साफ सफाई रखते हैं और जो बेघर लोग हैं वो क्या साफ सफाई तो रखते नहीं, उनसे तो बीमारी फैलने का खतरा है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे बच्चों को इंजेक्शन लगे, जैसे आप जानते हैं कि इंजेक्शन जो हम लगवाते थे पहले वो तिरछा इंजेक्शन हाथ में बाजू में लगता था, और जो ये इंजेक्शन जो वैक्सीन जो लग रही है ये सीधी ही लगती है, सीधी मतलब सुई जो होती है सीधी जाती है। पहले तो कोई दर्द नहीं होता था दूसरे इंजेक्शनों से,
इस इंजेक्शन सीधा लगाने से दर्द होता है, क्या इसकी भी ये वजह है? 2 सवाल है मेरे। जी डॉक्टर पीयूष जी, सबसे जो आपने ये सवाल पूछा कि पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन जो कि कोविड एप्रोप्रिएट हाइजीन का ये मतलब होता है कि अगर आपको छींकने, भीड़ भाड़ वाले किसी भी जगह में अगर आपको छींकने की आवश्यकता महसूस हो तो आप अपने चेहरे को रुमाल या दूसरे साफ कपड़े से ढक लें। जो अभी के समय में तो मास्क लोग पहन रहे हैं, तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो यही कोविड एप्रोप्रिएट हाइजीन की बात हुई। बार बार आप अपने हाथ को ये साबुन से या फिर दूसरे जो अल्कोहल सैनिटाइजर है उससे साफ करते रहे। ये 2 मतलब हुआ। ये पहला सवाल जो कि आपने कोविड एप्रोप्रिएट पर्सनल हाइजीन की बात की। सेकेंड, आपका सवाल ये था कि जो बच्चों को जो इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं उसमें जो नए इंजेक्शन जो हो रहे हैं, क्या उसमें दर्द ज्यादा होगा और उसमें इंजेक्शन लगाने की टेक्निक क्या है? तो जो नए जो अभी बच्चों के लिए ये बनाया गया है उसमें जो है वो ये जैसे सुई पहले चुभा करके आपको स्किन के अंदर में या सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता था, लेकिन अब जो नई टेक्निक विकसित की गई है इसमें वो स्किन पर वो केवल टच करके रहेगा और सुई चुभने जैसा भी जो दर्द होता था वो दर्द भी नहीं होगा। तो ये इस बात को, इस मिथ को आप दिमाग से निकाल लें कि जो नए इंजेक्शन जो बच्चों के लिए अभी जो टेस्ट होकर के जो अप्रूव के लिए आया है, जो नई तरह की विधि है, वो और ज्यादा पेनलेस है जी। ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चों को इंजेक्शन के द्वारा भी ये होगा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो इंजेक्शन जो 12 वर्ष से ज्यादा है वो इंजेक्शन इतना छोटा होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो इंजेक्शन टीका जो इम्यूनिटी के लिए जो और दूसरे जो डीपीटी और दूसरा जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो छोटा बच्चा जो 1-8 साल का भी होता है, 3-4 महीने का भी होता है, थोड़ी देर होता है फिर चुप हो जाता है। तो इसके भय से इसे कोई बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि 12 साल के बच्चे को तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जबकि 12 हफ्ते के बच्चों को हम लोग ऐसे टीके जो है वो सालों से देते आ रहे हैं जी। डॉक्टर, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड आ जाता है तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ये नॉर्मल है क्या? देखिए, वो स्किन के पे जो है एक आधा बूंद हल्का आ जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्लड अगर किसी दूसरे ऑरिफिस से, नाक से, मुंह से, आंख से, जो कि लाखों करोड़ों में एक आध लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोगुलोपैथी, लेकिन वो वैक्सीन से उसका कोई मतलब नहीं है जी। जो स्किन पर जो हल्का फुल्का एक आधा बूंद आए तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आता भी नहीं है। जितने जो वैक्सीन देने वाले लोग हैं हल्का फुल्का ये आएगा। और वैक्सीन जो इसकी जो प्री फिल्ड सिरिंज होती है वो बहुत पतली होती है, वो हल्की चींटी काटने जैसा, जो वो नाखून से जो बच्चे आपस में चींटियां काटते हैं उससे भी कम दर्द होता है जी। हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं महेश जी? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कैसे बचाएंगे हम तीसरी लहर से? जी डॉक्टर, छोटे बच्चों को किस तरह से हम अपनी आने वाली अगर लहर आती है तो कैसे बचा सकते हैं? जी, अभी तो हमारा 12 वर्ष से ज्यादा के लिए जो वैक्सीनेशन का है, अभी भी वैक्सीनेशन ट्रायल स्टेज में है, धीरे धीरे इसका ये मिलेगा। देखिए, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं लहर नए बीमारी तभी बार बार हो सकते हैं अगर आपने जो तमाम सुरक्षा के जो नियम हैं, जैसे कि वो पर्सनल हाइजीन, भीड़ भाड़ वाले जगह से ये बचना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सदैव प्रयोग, इन सबों में किसी भी तरह की कोताही की। अभी हालांकि लोगों में जो वैक्सीन से रिलेटेड जो हेजिटेंसी है, जो इससे लेकर के जो मन में थोड़े पूर्वाग्रह या फिर जो गलत जानकारी थी वो धीरे धीरे खत्म हुई है। लेकिन अगर जिन लोगों को भी वैक्सीन का मौका जब मिले तब किसी भी तरह का मन में भ्रम को न रखें, उसके बाद वो वैक्सीन ले लें। अब ये है कि जब तक छोटे बच्चों और बाकी और लोगों को भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जरूरी है कि हमें जो इसके जो चेन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एकमात्र उपाय जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड से बचने के सुरक्षा के तमाम जरूरी उपाय। जी, ये बहुत जरूरी है अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए कि कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हमने पूरे साल भर या 2 साल में सीखे हैं उन्हें हमें लगातार अपनाते रहना है, तो हम किसी भी वेव को दोबारा नहीं आने देंगे। बहरहाल अब चलते हैं दिल्ली, वहां से केशव प्रजापति हमसे जुड़ चुके हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या सवाल है केशव जी?
सर मेरे सर 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये सर, मैंने कल पहली डोज लगवाई है जी। तो सर रात को फीवर हो गया, और सर ये है कि जैसे उन्होंने इंजेक्शन सीधा लगाया है और वैसे सर नॉर्मल इंजेक्शन क्रॉस में लगाते हैं, तो इसमें क्या फर्क है मतलब? जी, आप हमारा अगर प्रश्न सुन रहे होंगे तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। बहरहाल हम आपके प्रश्न को दोबारा से दोहराते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने पहली डोज ली और बुखार आया है, तो ये क्या नॉर्मल है इनके लिए? देखिए, हल्का बुखार आना वैक्सीन के बाद और कोविड के वैक्सीन के बाद बिल्कुल आम सी बात है। इसके लिए कोई ये ना, आपको आपके डॉक्टर जो है उन्होंने सलाह भी दी होगी कि आप नॉर्मल पानी भोजन लेते रहें, और आपको उसके लिए जो पैरासीटामोल की जो दवा बताई गई होगी वो आप ले लें, 1-2 खुराक ले लें, एक आधा 2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। पहली ये बात। और दूसरी बात ये, उन्होंने ये पूछा कि इंजेक्शन को सीधे या टेढ़ा लगाने से इसे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, इस जैसे ना बहुत सारे जो मिथ हैं लोगों में। देखिए, इंजेक्शन को सीधा लगाइए या टेढ़ा लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो स्किन के अंदर जो सबक्यूटेनियस, देखिए अलग अलग लोगों की मांसपेशी अलग होती है, चमड़े के अंदर जो है वो फैट अलग होता है, इसके लिए थोड़ा सीधा या थोड़ा टेढ़ा लगाया जा सकता है, और उससे किसी भी तरह से कोई भी उसकी इम्यूनोजेनिसिटी या उसके फंक्शन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। पहला ये बात। और लोगों में इससे रिलेटेड और दूसरे भी भ्रम रहते हैं कि कभी भी जो ऐसे वैक्सीन को लगाने के बाद जो है बुखार नहीं आया या दर्द ज्यादा नहीं हुआ, तो क्या पता असली वैक्सीन लगा था या नकली वैक्सीन लगा था, पता नहीं वो एक्ट करेगा या नहीं एक्ट करेगा। इस जैसी कोई भ्रम को ना ये रखें, और पहले ही अगर आपके मन में कोई शक शुबा हो रहा है तो जो आपके स्वास्थ्य केंद्र पर जो वैक्सीनेशन में है उनसे बात कर ले कि भैया ये ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये सिर्फ आपके संदेह के लिए। सीधा इंजेक्शन, टेढ़ा इंजेक्शन, बुखार हो या नहीं हो, दर्द हो या नहीं हो, ये किसी भी तरह से आपके फ्यूचर भविष्य के प्रोटेक्टिव एफिकेसी पर या इम्यूनोजेनिसिटी पर किसी भी तरह से इसका कोई संबंध नहीं है। जी। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह का सवाल। वीरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह एमपी रीवा से बोल रहा हूँ। जी, कहिए क्या सवाल है आपका वीरेंद्र जी? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर, रेडियो में थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है तो सर फोन मत काटिएगा। अच्छा जी, नहीं काटेंगे, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार कोरोना की वैक्सीन के अलावा भविष्य में कोई मेडिसिन की तैयारी बना रही है? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई अनुसंधान ऐसा हो रहा है जिसमें टीके के अलावा कोई इसी तरह की ओरल मेडिकेशन भी दी जा सके कोरोना से ठीक होने के लिए? जी देखिए, ये पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहले दिन के साथ ही बहुत सारी दवाइयां, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और भी दूसरी दवाइयां, दूसरे एंटीबायोटिक, जिसको कि पुराने ड्रग को रिपर्पस किया गया, और जो पुराने ड्रग भी जो हैं उनको भी हम लोग उस पर सतत तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। एक्चुअली जो एलोपैथिक ड्रग, ये ड्रग डेवलपमेंट वाली जो दवाइयां डेवलपमेंट की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो कि सालों चलती है, और उसमें हम लोग अलग अलग स्टेज पर जो है उसकी सुरक्षा और उसकी एफिकेसी, इन दोनों बातों पर पूर्णतः ध्यान देते हैं। तो इसके लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं, जो चलते रहेगा, जो कि बीमारी से इलाज में जो है इसका जो है वो मददगार होगा। लेकिन जब तक ऐसी बीमारी नहीं आ जाती है, जब तक दवाई नहीं आ जाती, तब तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरतें। जी, ये ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। जी डॉक्टर पीयूष, ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहेगी, और कब क्या उसमें विकास होता है ये एक आने वाला भविष्य में दबा हुआ है, तभी हम जान पाएंगे। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ चलते हैं और इंद्रभान सिंह जी इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्न के जवाब का। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं केवरी कुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, प्रश्न ये है सर, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए, मास्क नाक और मुंह पर अच्छी तरह से ढकी होनी चाहिए। आयुष काढ़ा और हल्दी वाले दूध के सेवन से क्या कोरोना की वायरस से राहत मिलती है? जी डॉक्टर, सवाल वही है घूम फिर के जानना चाहते हैं कि अगर हम देसी चीजों से, अगर हम आयुर्वेदिक चीजों से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर लेते हैं तो क्या कोरोना से कुछ हमें राहत मिल पाएगी? देखिए, अभी तक जैसा मैंने पहले भी ये कहा कि कोई भी पर्टिकुलर डाइटरी सप्लीमेंट को लेने से अभी तक कोई ऐसा ठोस वैज्ञानिक अध्ययन नहीं आया है या ठोस वैज्ञानिक रिजल्ट नहीं आया जिसके माध्यम से हम ये
विश्वास पूर्वक कह सकें कि ये पर्टिकुलर डाइटरी सप्लीमेंट खाने से आपको कोविड नहीं होगा। इन जनरल अगर आप अपना भोजन अच्छा रखते हैं, अगर आप नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं, अपने आप को बुरी आदतों से बचा करके रखते हैं, और अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो उसका अप्रोप्रिएटली अगर आप कंट्रोल किए रहते हैं तो वो इम्यूनिटी धीरे धीरे आपका बढ़ते रहेगा। इम्यूनिटी कई सारी चीजों पर निर्भर करता है, वो आपके जो पास्ट के जो मेकअप है उस पर ये डेवलप करता है। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको हमेशा कोशिश करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर नीडिंग रेगुलर डिविडेंड यू नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड, यानी कि ये एक दीर्घकालीन निवेश है और आपको अगर इससे लाभांश कमाते रहना है तो आपको इसमें निवेशित रहना पड़ेगा। तो ये एक बात है। तब तक के लिए सिर्फ जो वैज्ञानिक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सुरक्षा के वो तमाम उपाय ही आपको कोविड होने से बचा सकते हैं। आप दूसरी जो चीजें हैं, जो भोजन सामग्री है, एक्सरसाइज है, उसका आप पालन करते रहें, योग करते रहें। आपको एग्जैक्टली कोविड से कितना मदद करेगा ये तो और एक बात है, लेकिन ये आपको इन जनरल स्वस्थ रहने में जरूर मदद करेगा। और जब आपका शरीर जो है इन जनरल अगर स्वस्थ है, सुगठित है, तो आप बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकती हैं। बहरहाल बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी का प्रश्न सुनती हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। कहिए, क्या पूछना चाहती हैं रिंकी जी? जी, मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि सर जैसे कहते हैं कि जो कोरोना है वो भीड़ से होता है, अगर कहीं सामूहिक भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, ये सब मास्क नहीं लगाया गया या फिर हैंड हाइजीन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सर आज हम बहुत देखते हैं ऐसे समारोह होते हैं, ऐसे होते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे भीड़ इकट्ठे होते हैं, ना तो मास्क का प्रयोग होता है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, तो फिर सर वहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं होता है। फिर ऐसे हम कैसे मान लें कि कोरोना नहीं है हमारे देश में? हम ऐसा कैसे विश्वास कर ले? धन्यवाद। जी डॉक्टर पीयूष जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए कोरोना जो एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये एक तरह से एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कोरोना से जो बचाव की बात है, तो कुछ जो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग पूर्ण तौर पर प्रबुद्ध होते हैं, जागरूक होते हैं, और कुछ लोग थोड़े कम प्रबुद्ध भी हो सकते हैं। तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं, वो हमारे चैंपियन हैं, वो हमारे कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, कि वो जा करके समाज में बाकी लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि इस महामारी से, चूंकि अभी अभी हमें थोड़ी राहत मिली है, अभी भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि जहां तक संभव हो ऐसे जो गलती जो कि इन पास्ट हुई थी, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आया था, उसी तरह से थर्ड वेव को जो अवॉइड करने के लिए या इस जैसे किसी भी वेव को अवॉइड करने के लिए लोग किसी भी तरह की ढिलाई को न बरते। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अपनी उस बहन का जिन्होंने ऐसी ये बात कही। मैं वो समाज में जाएं और बाकी लोगों को जागरूक करें। जी, आइए अब देहरादून से सुखबीर जी को सुनते हैं, उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। सुखबीर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हाँ सुखबीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका सुखबीर जी? तो प्रश्न हमारा जैसे वैक्सीन लगाई है ना हमने, तो सर उसमें वो बुखार क्यों बुखार आ रहा है उसमें? जी डॉक्टर पहली डोज लगाई है। जी, आपको पहली डोज लगी है, सेकंड डोज लगी है? इन्होंने कहा इन्हें पहली डोज लगी। पहली डोज लगी डॉक्टर साहब, और इन्हें बुखार आ रहा है। जी, जैसा मैंने पहले ही बताया, पहली डोज के बाद या दूसरी डोज के बाद भी बुखार का आना 1-2 दिन तक ये बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। 2-3 दिनों तक ऐसा हो सकता है। इसके लिए वो पैरासीटामोल की टेबलेट ले लें, जैसा इनके डॉक्टर ने इन्हें बताया है। अगर इन्हें बहुत तेज बुखार रहता है, 3-4 दिनों से ज्यादा परसिस्ट करता है, तो नजदीक के डॉक्टर से मिल सकते हैं। जी, रायबरेली से राम शंकर वाजपेयी हमसे जुड़ चुके। विभिन्न विषय आते हैं, ये तो एक ही विषय नीरस हो चुका। जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ज्यादातर अखबारों और समाचारों में पढ़ता हूँ कि जो ये तीसरी लहर आने वाली है या आ चुकी है, इसमें बच्चों को ज्यादा खतरा। जी, तो
डॉक्टर साहब ये भी वही सवाल कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा वाजपेयी जी को जो इन्होंने जो बात कही है, हाँ। मैं थोड़ा सा उसे एड्रेस करना चाहूंगा। जैसा इन्होंने कहा कि यह बात नीरस हो चुका है, यह बात मैं मान सकता हूं कि थोड़ा नीरस हो चुका है, लेकिन यह निरर्थक बिल्कुल भी नहीं। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो ये सोचते हैं, और उन सभी व्यक्तियों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि कोरोना की बातें, कोरोना से बचने के व्यवहार सब नीरस हो चुके हैं। नीरस नहीं है ये जी, निरर्थक बिल्कुल भी नहीं है। और आपको यह बात समझना है कि इतनी सारी चीजों को करते हुए ही बार बार ये करके आपको अपने जीवन में सुन करके उबाऊ लगे, या जो कि ये जरूरी बातें हैं, ये बातें जरूरी हैं, जो लोग समझ चुके हैं वो बाकी लोगों को समझाएं। यह हम लोगों को इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक न्यू नॉर्मल है जी, इसको हमें अपने जीवन में उतार करके रखना है, और जब तक कि पूर्ण तौर पर खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी जी। और डॉक्टर, यही अति आत्मविश्वास जो है ये कहीं ना कहीं चूक का कारण बनता है, और शायद दूसरी लहर जिसे हम कह सकते थे जो बहुत तेज थी, वो भी शायद इसी चूक का कारण थी। वो जो आपके मन में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में जो शिथिलता आ जाती है, उसी की वजह से ये परेशानी होती है। मैं बहुत इसे एक मौके के तौर पर लेना चाहूंगा कि जो भाई साहब ने जो बातें कही नीरस के तौर पर, वो जरूर वो नीरस लगे, हल्कापन, लेकिन हल्कापन बिल्कुल नहीं लेना है जी। वो बार बार सुनने में लगे, लेकिन आप सोचिए कि कुछ लोगों की गलतियां या गलतियों की वजह से कुछ लोगों ने अपने जान को गंवाया है जी। और यहाँ पे मुझे एक हिंदी की एक बड़ी अच्छी सी कहावत याद आती है डॉक्टर साहब, जातन लागे सो ही जाने। हाँ, जो तन लागे वो वही जाने। हमारे अगले श्रोता है अमृतसर से प्रेम सागर। प्रेम सागर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाशवाणी जी। नमस्कार, क्या जानना है? ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, इतनी धज्जियां उड़ रही हैं, पंजाब से बोल रहा हूँ मैं जी। जाना गेट अमृतसर से जी, खेमकरन बॉर्डर का भी जाता हूँ। बसेस में इतना रश है, और जो प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट कैरियर है, उसमें एक क्या कहते हैं, जैसे मुर्गी खाने की तरह लोग गुस्से हुए होते हैं जी जी जी। तो मेरे को तरस आता है, डॉक्टर्स पर मर्सी आती है जो इतनी कोशिश करते हैं। प्रेम जी, सवाल पूछिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बहुत बुरा लगता है जी। आपका सवाल क्या है प्रेम जी? डॉक्टर साहब, ये भी वही एक सामाजिक प्रश्न है इनका भी कि भीड़ भाड़ है और लोग नहीं समझ रहे हैं, और फिर एक प्रश्न आया नीरसता और निरर्थकता, ये सब चीजें जो है शायद कहीं ना कहीं चूक का कारण हो रही है। जी जी, मैं बिल्कुल ये कार्यक्रम को अब रैप करना चाहूंगा कि चाहे वो बार बार वो लोगों को बोरिंग लगे, किसी भी तरह से आप इसमें निरसता और अपने आप को शिथिल ना होने दें। और जो लोग आसपास अपने ये देख रहे हैं कि लोग जो है कोताही बरत रहे हैं, तो आपको एक अपनी सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना है। न सिर्फ अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके वो बचाना है, बल्कि बाकी लोगों को भी आपको ऐसी कोशिश करनी है कि वो इस तरह के प्रयास इस तरह की कोशिशों का पालन करते रहें। डॉक्टर पीयूष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पिछले 2 साल से लगातार हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। एक जागरूकता अपने श्रोताओं में, समाज में बनाने की हमने कोशिश की है लगातार, और इसमें हम बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। तमाम तरह के डॉक्टर हमारे साथ रहे हैं जिन्होंने आपकी सभी जिज्ञासाओं को, आपके सभी सवालों का आपका जवाब दिया है, और उम्मीद की है कि, और की आशा भी की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके कोरोना से बचाव के उपाय बता सके, और कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाते हुए हम अपनी जिंदगी को, अपने समाज को, अपने परिवार वालों को और अपने आप को बचा सके। इस कार्यक्रम को हम लगातार जारी रखेंगे। कल ठीक 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके सवाल होंगे और हमारे विशेषज्ञ के जवाब होंगे। बहरहाल आज के अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।